अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली। आप सब देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़िया अली के साथ। आप सब ने पूरा एक महीना इंतज़ार किया। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान की आपने जब मेरी वापसी थी तो आपने देखा भी कि फैज़ टीवी नेटवर्क की मेरी टीम ने किस तरह से वेलकम किया। उसके बाद हमने सेलिब्रेट आपके साथ किया सिंधी कल्चर डे, और ये जो सिलसिला हमने फैज़ टीवी नेटवर्क के ज़रिए आगाज़ किया है, इसको यकीनन हम मुख्तलिफ़ रंग जितने भी हैं हमारे मुल्क के तमाम सूबों के आपको दिखाएंगे। आज की अगर मैं अपने मेहमान की बात करती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है शाम में फैज़ नाज़िया अली के साथ कर रही हूँ और आपकी पसंद की कोई मेहमान मेरे साथ मौजूद ना हो। आज भी मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हमेशा मैं बात करती हूँ अपने मुल्क की यूनिटी की, अपने मुल्क की खुशबुओं की, अपने मुल्क के कलर्स की। तो आज भी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और रुकन कौमी असम्बली हैं। हम जब बात करते हैं अपने मुल्क में ख़वातीन की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें उनकी आवाज़ माशाल्लाह से इस तरह दिखाई देती है कि इंसानों के लिए और उसके साथ साथ हमारे मुल्क के लिए एक मजबूत आवाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा नदीम साहिबा, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। और आज मैंने हमेशा की तरह, जैसे मैं अपने मेहमानों को सताती हूँ, खुद मेहमान बन जाती हूँ। वैसे मैं मेज़बान हूँ प्रोग्राम की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपको भी, और बल्कि आपकी पूरी टीम को मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह आगाज़ में आप सबको बताया ना, सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान का मैंने जिक्र किया। हाँ। और वहाँ तो हम क्लास फेलोज़ रह चुके हैं, अब हम क्लास फेलोज़ भी हैं। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। एलुमनाई हैं NWB8 का, तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन क्यों ना अभी उन तमाम बातों पर बात करते हैं, बचपन से आगाज़ कर लें। जो सवालात आप सबके भी आए हुए हैं, कुछ बचपन के बारे में बताइए कि इतनी सारी जिम्मेदारियां जो अभी देख रहे हैं वो तो नहीं, लाइफ कुछ अलग होती होगी। शरारती बच्ची थी, बचपन किस तरह का था, या कुछ शाये हुआ करती थी? मैंने पहले भी कई बार कुछ इंटरव्यूज़ में बताया है, कुछ लोग नहीं भी इस चीज़ को मानते। मैं बहुत शरारती थी। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि शायद अब वो कंपोज्ड एक डिफरेंट ज़िंदगी में, ज़ाहिर है आप जैसे जैसे ज़िम्मेदारियाँ आती जाती हैं, आप एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से ज़िंदगी को देखते हैं। शरारती इस तरह नहीं थी कि मैं किसी उसमें डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में हूँ। मैंने शुरू से ही कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में मेरा रुझान था, और वो मैं इस तरह से बताना चाहूँगी कि मैंने बचपन से ही अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। जिस जगह मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर हुए एज एन एयर कमोडोर, और जब हमने तमाम ज़िंदगी मुख्तलिफ सामान बांधा और चल दिए, तो जहाँ भी जाते थे नए दोस्त मिलते थे तो मैं ज़रूर उनकी हेड बन जाती थी और एक ग्रुप बन जाता था। लीडरशिप वाले जो जरासीम पाए जाते थे शुरू से। बिल्कुल, वो ये उसके जरासीम मौजूद है। तो उसमें बस ये था कि हमने दरख्तों पे भी चढ़ना है। और अच्छा, जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें थी कि उस वक्त भी जो मराहिल बीच में मुल्क के मुख्तलिफ आए, जैसे अर्थक्वेक हुआ, सैलाब आए, तो मेरी अम्मी क्योंकि सोशल वर्क में एयरफोर्स की ख़वातीन को ये बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, तो उनका किरदार इसमें बहुत मेरे ऊपर आई थिंक उसका असरअंदाज हुआ। उन्होंने क्योंकि मुझे बताया करते थे 71 की वॉर में तमाम, हालांकि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर चले गए थे 6 महीने के लिए लाहौर से, लेकिन जितनी बमबारी वहाँ पे हुई, उस बमबारी में भी मेरी मदर ने पूरे लाहौर में जाके कपड़े, राशन, ये तमाम, एक लेडीज़ का ग्रुप था एयरफोर्स का। लेकिन इससे बड़ा होता है ना कि कहते हैं ना कि बच्चों का जिस तरह से परवरिश हो रही होती है, जो सराउंडिंग में देख रहे होते हैं, तो बड़ा उनकी ज़िंदगी पर बिल्कुल असर होता है। मैं आपसे ही कह रही हूँ, उस वक्त भी हम, क्योंकि ये एक पूरा बच्चों का ग्रुप होता था, तो हमने भी उनकी मदद की। हम भी जगह जगह उनके साथ जाया करते थे, और वो बचपना था, लेकिन उसी चीज़ को मैंने कैरी किया। जब मैंने वो ग्रुप्स बना के लड़कियों और लड़कों का हमारा इकट्ठा हुआ, तो हम बहुत सारी ऐसे असना में कि जैसे जब अर्थक्वेक आया तो हमने पैसे जमा किए, हमने जाके उनके लिए कपड़े जमा किए, उनकी पूरी पैक करके उन्हें भिजवाया। मस्जिद में हम लोग भेजा करते थे। एवरी फ्राइडे जाके हम वहाँ पे कुछ ना कुछ पकवा के, बेचारी पकाती अम्माएँ थी, लेकिन नाम हमारा होता था। लेकिन ये एक अच्छी वो थी
खेलों का शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। नहीं, खेलों मैं की तरफ इंडोर हम से आएंगे, ज़्यादा। लेकिन इस वक्त फिर मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि बिल्कुल, शाम में फैज बिल्कुल। नाज़ी अली के साथ आप सब देख रहे हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक से हम सब वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक से पहले मैंने साइमा नदीम साहिबा कुछ स्पोर्ट्स का बता रही थी ना, मैंने कहा नहीं ब्रेक की तरफ हमें जाना है। अच्छा, स्पोर्ट्स का आप बताएं भी। और जहाँ तक हम देख रहे हैं आपकी तो जिम्मेदारियों में, फिर मैं ये कहूँगी जिस तरह से जिम्मेदारियाँ निभाती हुई आ रही हैं सारी, तो उसमें जर्म्स आ गए पॉलिटिकल भी या लीडरशिप के, तो वही स्पोर्ट्स का भी कुछ देखा गया जिम्मेदारियों में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो बचपन में आई गेस मैं अपने स्कूल के अंदर भी स्पोर्ट्स वुमेन में शामिल हुआ करती थी। मैंने इनफैक्ट ऑल पाकिस्तान लॉन टेनिस खेला, गोल्फ खेला। स्कूल के तमाम कोई खेल ऐसा नहीं था सारे जिसमें नहीं, एक कोई होगा मोस्ट फेवरेट, वो बता दें हमें नाज़रीन। मुझे लॉन टेनिस पसंद था, अभी भी है। शादी के बाद भी मैं खेलती रही, अपनी फैमिली के साथ भी खेलती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत स्पोर्ट्स के अंदर हैं और बच्चे भी। टॉम बॉय टाइप थी, टॉम इसमें बॉय ये सवाल बिल्कुल बनता थी। है कौन सी शहर में हुई पैदाइश? मैं कराची में पैदा हुई। उसके बाद घूमती रही? उसके बाद मैं कराची काफ़ी अर्से बीच में मेरे फादर की पोस्टिंग्स यहाँ हुई। मेरे हस्बैंड क्योंकि एयरफोर्स में ही थे और उनका जो है वो काफ़ी मेरे फादर से ज़्यादा उनका यहाँ पे, क्योंकि वो पायलट हैं और वो मिराजेस के ऊपर थे, तो वो उनका ज़्यादा कराची में टाइम। अब देखें, जब ये जिक्र निकलता है, आपको पता है ना मुझे क्या पूछना है, आप सबकी फरमाइश होती है, तो अब बता देना। एयरफोर्स में थे तो क्या हवाओं में कहीं मुलाकात हो गई या ज़मीन पर ही हुई? और ये लव मैरिज थी या अरेंज, ये बताइए। अच्छा, उस ज़माने में लव मैरिजेस ज़माना क्या, आपको देख के देखिए आप मुझे ये हमेशा मुझे ये कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बड़ी, क्या मकसद आप इस ज़माने क्यों लेकर आ जाती हैं? देखिए माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे जो हैं दे आर मैरिड और उन एक के 2 बच्चे भी हैं जो कि मेरे साथ ही रहते हैं। सो आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली। मेरी पढ़ाई जो थी, एक हर ज़माने का एक वो ट्रेंड होता है जी। सो वो ट्रेंड में सारी बच्चियां जो थी वो जल्दी जो हैं वो शादियां हो जाती थी और पढ़ाइयाँ बहुत सारे बच्चों की ज़्यादातर आई नो माई फ्रेंड्स उनकी बाद में हुई। लेकिन हस्बैंड से मेरी मुलाकात जो थी वो मुलाकात नहीं कह सकते, और उस ज़माने में फिर ज़माना शर्मीली मुस्कुराहट, मैं तो सोच रही हूँ कि अभी छुट्टियां बांध के ना आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी ज़माना। तो भाई वो तो है, ऐसी देखिए ही अच्छी बात मुस्कुराहट है ना, ऐसी ही बात है क्योंकि उस वक्त आपका वो उस तरह मिलना जुलना नहीं होता था। आप ज़्यादा फ़ोन पे बात करते थे। अब वो फ़ोन भी मोबाइल नहीं होते थे। PDCL होते थे, ये बताना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको अगर आप कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज नहीं थी, तो वो 5 महीने कोई यादगार एक कोई किस्सा। अच्छा, अगर जैसे ये पूछा जाए कि कोई बहुत ही ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि जो एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि भाई हस्बैंड ने पूरी करनी है, उन्हें पता चल गया, फिल्मी किस्म की थी, टॉम बॉय आप हो, बचपन ऐसा गुजारा, फिल्मी ख्वाहिशात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कुछ था? नहीं, ज़ाहिर है मैं शुरू से ये था, आइडियलिस्टिक थी। हाँ। एक अपने आइडियल्स बने हुए थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में सोची वो मैंने स्ट्रगल भी की उनके लिए। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं जब मैंने 2 मास्टर्स किए अपने, शादी के बाद किए, बच्चों के बाद किए। उसके बाद मैंने पढ़ाई के बाद मैंने जब टीचिंग से स्टार्ट लिया क्योंकि बच्चे छोटे थे, देन आई रियलाइज कि मेरा पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, मैं आगे और कुछ करना चाहूँगी। टैलेंट मेरे में दूसरा ये था कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूँ, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। तो पहले तो मैं अपनी टीचिंग के फील्ड छोड़ के आई केम इनटू एडवर्टाइजिंग की, जो मार्केटिंग साइड होती है और जिसकी क्रिएटिव साइड जिसको कहते हैं। सारे फ्लेवर्स, लेकिन आपने टच किए सारी फील्ड्स के कि चलो ये भी देख लेते हैं, इसमें भी क्या फ्लेवर। सोशल मार्केटिंग में नाजिया असल में मैंने जब स्टार्ट किया जब एडवर्टाइजिंग, तो मैंने वो शुरू में तो आपको वही दिए जाते हैं टूथपेस्ट एंड इस तरह की कि इसके ऊपर लिखना है, तो अब मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। और मैंने जो उनमें से जो हेल्थ के ऊपर, चाइल्ड एंड मदर मोर्टालिटी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया,
इस तरह की यूनिसेफ हो गया बच्चों के ऊपर, इस तरह के टॉपिक्स जो थे वो मुझे ज़्यादा आपने खुद से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लगा कि मेरा लेकिन interest अभी है। आप लोग देख रहे हैं ना कि आप लोग जो सवाल जो चाहते थे जिसका जवाब इन्होंने कैसा घुमाया, उससे पता चलता है कि ये पक्की वाली सियासतदान है ना। अब जरा थोड़ा क्योंकि पीटीआई की तरफ आते हैं कि किस तरह से कि एक होता है कि पैशन, बस आपने देखा कि नहीं भाई ये ज्वाइन करनी है, किस तरह से आगाज़ हुआ सियासत का। अब तो बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी 12 साल हो गए। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था, ना मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इस तरफ आना चाहूँगी। इंटरेस्ट यहाँ तक था कि मैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वेलफेयर की तरफ रुझान था, और अपने जब मैं एयरफोर्स में एक सर्टन पोजीशन के बाद मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे थे, उससे पहले भी वो कई पोजीशंस पे जहाँ पे ख़वातीन को ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, तो मैं स्कूल्स देख रही थी। मैंने बहुत जैसे ये स्पेशल स्कूल है वो मैंने कुरंगी में स्टार्ट किया। इसी तरह पफ़ा की आपको पता है दुकानें होती हैं, क्योंकि मुल्क के लिए जहाँ से भी जिस तरह पॉजिटिव तो काम जितना मैं कर सकती थी अपने उसमें, और आई एम हैप्पी कि मुझे लोगों ने सेलेक्ट भी किया और बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने जो है निभाई। उसी से मैंने जब मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट हुई तो उस वक्त मैंने एक छोटी सी, हालांकि एक अपनी कंपनी खोली, जो इसकी, क्योंकि मेरी तमाम जो फील्ड्स थी उसके अंदर मैं अपना वेलफेयर का भी साथ साथ कर रही थी। बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अभी भी करती हूँ हेल्प, और उसके अंदर मैं अपना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चला रही थी। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक मेरी मदर की उसी टाइम पे डेथ हुई, मेरे हाथों में हुई, और आई रियलाइज़, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत एक्टिव थी ज़िंदगी में, उन्होंने बहुत काम किए, एंड आई रियलाइज्ड कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीनी चाहिए। क्या आपने उस सिलसिले को रोकना नहीं है, आपने सोचा बस अब आगे बढ़ाना है? इत्तफाक की बात है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मैं उस रास्ते पे जाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपने लोगों तक पहुँच सकूँ, मेरे लिए प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया हो, और मैं जो कर रही हूँ वो मैं आगे उसको मज़ीद बढ़ा सकूँ। एंड यकीन करें कि उसी दौरान मेरे एक कुलीग ने मुझे कॉल की है, और जो पुरानी मुझे पीटीआई में 98 में ऑफ़र हुई थी, तो उस वक्त मैं नहीं ज्वाइन कर सकती थी, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा था जब वो रिटायर होंगे तब मैं ज्वाइन करूँगी, यानी यकीन करें मुझे कॉल आई। ठीक है। और वो दिन और आज का दिन उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया इस्लामाबाद से यहाँ पे। फिर मैं कराची की सदर बनी, पहले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध थी जी। 1 साल, फिर उन्होंने कराची की सदर में 3 बार नॉमिनेट हुई, और मैंने पूरी तंजीम खड़ी की। और अब कराची से इस्लामाबाद का सफ़र हर वक्त चलता रहता है असेंबली की अब तो वजह खैर से, वो अब बहुत उसकी सारी यूज़ टू हो जिम्मेदारियां गई है उसकी। बिल्कुल, हाँ। अभी और भी बहुत सारे सवाल, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, टाइम कम है, ब्रेक की तरफ जाते हैं। बड़ा एक अहम सवाल है, वो भी करना है। आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। मेरे साथ साइमा नदीम साहिबा मौजूद हैं। बड़ी ज़िंदगी पे बात की, प्रोफेशनली काम कर रही हैं, सियासत की भी हमने बात की। अब क्यों ना, जो अगर मैंने वर्कशॉप का जिक्र किया था जिस तरह बलूचिस्तान की, एनडीयू भी किया आपने तो, लेकिन जब हम अपने मुल्क की सलामती के लिए बात करते हैं, हर इंसान अपनी अपनी जगह से कोशिश कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है अपना, तो क्या कहेंगी बलूचिस्तान के बारे में, किस नज़र से देखती हैं? ख़ास तौर पे जब हम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी लगी आपको कि शायद हमें अंदाज़ा नहीं था और अब बाखूबी हो गया, या किस तरह से अब क्या किया जा सकता है? नाज़िया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और आप भी क्योंकि मेरे साथ इसमें शामिल थी, आप भी इसको इंडोर्स करेंगी। मैंने एनडीयू 2 साल पहले किया था इस्लामाबाद में, और उसके बाद जब मेरा नाम इसमें आया तो मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट शुरू में हुई कि ये सेम चीज़ तो होगी, और तो मैं दोबारा सिक्योरिटी वर्कशॉप है, और ये फिर दूसरा ये कि कोयटा में जाके रहना पड़ रहा था इस वजह से। तो लेकिन आई रियलाइज्ड कि मैंने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि वहाँ जाके जो आप
को पता चला चीज़ों का, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं वाकई वो इस वक्त जो हैं हमारी तवज्जो की तलबगार हैं। बिल्कुल। और हमें बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मिसपरसेप्शंस हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, और हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप हैं, मैं हूँ और ऐसे लोग, हम ही लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा सकते हैं। इस वक्त वहाँ पे जो हालात इंसर्जेंसीज़ के हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड पे बहुत कुछ जो है वो शामिल है। बिल्कुल। उसमें हमें पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर भरपूर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ऑल्दो हमारा जैसे सिंडिकेट में हमारा टॉपिक यही था कि हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू और पीपीएफ जो पॉवर्टी एलिविएशन फंड है उसके थ्रू काफ़ी काम किया है जी। लेकिन वो नाकाफ़ी है। क्योंकि वो इतना बड़ा इलाका जिसमें इस वक्त हालांकि वहाँ पे लोगों की इस वक्त पॉपुलेशन तो कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जब मुल्क की बात करते हैं ऑयल के लिए या गैस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि हम बलूचिस्तान को अहमियत देंगे तो कुछ होगा। बिल्कुल। और ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बिल्कुल। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से जो मादनियात निकल रही हैं, जो चीज़ें इस वक्त निकलेंगी और उनको हम टैप करेंगे अपने एक्सपोर्ट के ज़रिए, और अपने जो यहाँ के हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, हमारे नाक़दीन हैं, हमारे यहाँ के जो मेन जो इस वक्त के स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, ये जो ख़जाना है ये तो वहाँ पे छुपा ही रहेगा। और वो जो ख़जाना निकलेगा तो वो सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं, वो इतना ज़्यादा है कि उससे पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद हो सकता है। हम एक पूरा कॉरिडोर है हमारा, बिल्कुल, जिसके ज़रिए जो सीपैक है उसके ज़रिए वो तो हमारा उस पर काम शुरू ही हो गया है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें तो वहाँ पे जो डैम प्रोड्यूस करने के लिए ना कि हमारे ही मुल्क में होगा। देखिए ना, उसकी एग्जाम्पल अगर हमारे नाज़रीन तक, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस नहीं है कि वही एग्जाम्पल है कि बॉर्डर पार से कोई चीज़ आ रही है तो हमारी नॉलेज में नहीं है कि वो क्या रीज़न है, वो है हमारे पास ही बलूचिस्तान में मौजूद है। खजूर की एग्जाम्पल उसी बिल्कुल, जो उसका प्रोसेसिंग प्लांट जैसे लगा, इसी तरह के प्लांट्स अगर और भी मुख्तलिफ चीज़ों के लग जाएं, हम अगर शुक्र अदा करते जाएं कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, अता की हैं। वही बात है कि जिसके पास है तो इस वक्त हमें खुद से ऑन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन भी हमारे जानते हैं कि बातें तो अभी भी हम बहुत सारी करना चाहते थे, आपका भी सबका, लेकिन फिर से टालेंगे इन्हें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही एक और गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो कि हमारे नाज़रीन तो जानते हैं, लेकिन उनके लिए है, और आज डबल सरप्राइज़ है। सबके लिए तो एक सरप्राइज़ होता है। आज ये देखें कि जिस कलर में इनकी पिक्चर है वही कलर इन्होंने पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। और यकीनन ये शील्ड आपको हमारे प्रोग्राम की, हमारे चैनल की याद दिलाता रहेगा हमेशा। इंशाल्लाह फिर सताएंगे आपको, दोबारा से ज़हमत देंगे और मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे सबका। जी, तो नाज़रीन, आपने शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ देखा और मैंने पूरी कोशिश की कि आज भी आपकी फरमाइशों को पूरा किया जा सके। आप लोग जिस तरह से फरमाइश करते हैं वो भी जारी रखें, और जो मैसेज दिया जाता है उस पर आप सब ने अमल करना है। अपने मुल्क की सलामती के लिए काम करना है। जिस जगह पर हैं, जहाँ है, अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें, क्योंकि मुल्क हम सबका घर है। अपनी मेज़बान नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।